हेलो एंड वेलकम टू कोड विद काजी। मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त एमन, और आज मैं आपको जावा में क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पिलर्स के अंदर कुछ पिलर्स जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है क्लास एंड ऑब्जेक्ट, एब्स्ट्रैक्शन एंड कैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। सो आज हम फोकस करेंगे क्लास एंड ऑब्जेक्ट के ऊपर, साथ ही साथ में उसके बाद जाएंगे कंस्ट्रक्टर वाले टॉपिक के ऊपर, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग मतलब कंस्ट्रक्टर के टाइप्स देखेंगे, और दिस कीवर्ड जो है वो देखेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक का देखिए। अगर आपको लगता है कि आपको कोई पार्ट स्किप करना है तो वीडियो को 2x पे देखिए ताकि आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट कर सके और पूरी नॉलेज गेन कर सके। यहां पर मैंने टॉपिक लिखा है, यहां पर कीवर्ड लिखा है क्लास। सो व्हाट इज अ क्लास? सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है उसका, व्हाट इज अ क्लास। सो अ क्लास इज अ ब्लूप्रिंट और अ टेम्पलेट। ये बहुत ही कॉमन आंसर मिलता है इंटरव्यू के अंदर, क्या क्लास इज अ ब्लूप्रिंट और अ टेम्पलेट। बट इसके आगे भी आपको जवाब देना होता है, यहां तक आपको स्टॉप करना नहीं होता है। तो आगे क्या बोलना होता है, क्या क्लास इज अ ब्लूप्रिंट और अ टेम्पलेट, इट इज बेस्ड ऑन रियल वर्ल्ड एंटिटी। जो चीज दुनिया में एग्जिस्ट करती है फिजिकल या लॉजिकल, उसकी हम क्लास बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार, पर्सन, एम्प्लॉय, क्रिकेटर, व्हीकल, एनिमल, इन सब की क्लास हम बना सकते हैं, ठीक है, बिकॉज ये रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है। इसी तरीके से लॉजिकली जो एग्जिस्ट करती है वो है अकाउंट, बैंक के अंदर अकाउंट, ये सब हमारे लॉजिकल क्लासेस बन सकते हैं। अब क्लास के पास दो चीजें होती है, उसके पास होती है फील्ड्स एंड मेथड्स। तो पहली चीज क्या है क्लास के पास, फील्ड्स, और दूसरी चीज क्या है, मेथड्स। अब लोग कंफ्यूज होते हैं कि फील्ड्स क्या होती है। फील्ड्स आर नथिंग बट दे आर वेरिएबल्स विच आर बेस्ड ऑन एंटिटी स्टेट, ठीक है। तो एंटिटी मतलब क्या, जो चीज दुनिया में रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है, तो उनकी देखो हम लोग, तो यहां पर हम लोग नाउन ढूंढेंगे, नाउन, ठीक है, जो भी नाउन रहेगा वो ढूंढेंगे। तो क्लास भी यूजुअली एक नाउन होता है, ठीक है, और यहां पर फील्ड भी जो यूजुअली होती है वो नाउन होती है। और क्लास के अंदर होता है दूसरी चीज को बोलते हैं मेथड्स। मेथड का दूसरा वर्ड फंक्शन भी इस्तेमाल करते हैं। जो लोग C++ लैंग्वेज से यहां पर जावा में आते हैं वो लोग फंक्शन करते हैं, जावा के अंदर उसको मेथड्स करते हैं। एंड मेथड्स आर बेस्ड अपॉन एंटिटीज बिहेवियर। ज्यादा करके ये जो वर्ड होता है ये एक वर्ब होता है, ठीक है। समझने के लिए समझते हैं कि हमने एक क्लास बनाया है, और ये जो क्लास है, क्लास का नाम है पर्सन, ठीक है। क्या नाम है इसका, पर्सन। और क्लास जो है उसके पास क्या रहेंगे, फील्ड्स एंड मेथड्स रहेंगे। हम लोग कोड के जरिए से देखेंगे, उसको समझेंगे एंड तक का। अब यहां पर एक और डेफिनेशन आता है कि व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट। सो एकदम सिंपल आंसर, ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। क्या होता है, एक इंस्टेंस होता है। सर समझाइए इंस्टेंस क्या होता है। तो इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि इट इज क्रिएटेड बाय द प्रोसेस ऑफ इंस्टेंसिएशन यूजिंग न्यू कीवर्ड, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि हमारे पास एक क्लास है, क्लास का नाम पर्सन है, हमने एक प्रोसेस किया जिसको हम लोग कहते हैं इंस्टेंसिएशन, जिससे हम लोग को मिलते हैं उस क्लास के ऑब्जेक्ट्स। क्या मिलते हैं हम लोग को उस टाइप के, उस क्लास के क्या मिलेंगे हमको, ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, ठीक है। मतलब मान लो कि हमारे पास ये क्लास पर्सन है, उसके लिए हमारे पास obj1 है हो गया और obj2 हो गया। ये हमारे पास object1 object2 है। ये बोथ ऑब्जेक्ट्स जो है उसका टाइप क्या है, पर्सन है। ये दोनों ऑब्जेक्ट जो है इनका टाइप जो है वो पर्सन है। कुछ लोग बाय डेफिनेशन ये भी कहना पसंद करते हैं, कंसीडर क्लास एज अ फैंसी वेरिएबल, ठीक है। क्लास को एक फैंसी वेरिएबल को भी हम लोग समझ सकते हैं। आइए कोड की तरफ चलते हैं, कोड पे देखते हैं किस तरीके से हम लोग इसका इंप्लीमेंटेशन करेंगे। कोड देखने के बाद में मैं पूरा के पूरा आपको उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा डीबगिंग के साथ में। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको स्पीड स्लो लग रही है तो 2x पे इसको देखिएगा, बट ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। यहां पर ये जो मैंने 5 पॉइंट आपको क्लास के दिए हैं जरूर याद रखिएगा। सिर्फ यहां पर नहीं रुकना, क्लास ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट, यहां तक का इंटरव्यूअर संतुष्ट नहीं होता है, ठीक है, वो आपको उसके मार्क्स नहीं देगा। सिमिलरली व्हाट इज एन इंस्टेंस, व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट, इट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। नहीं, यहां पर रुकना नहीं है हमको पूरे एग्जांपल के साथ में। तो पहले आप ये पॉइंटर्स बताइएगा, फिर आपको एक छोटा सा डायग्राम जो मैंने बताया वो आप ये बता के दिखाइएगा उसको, और फिर उसके एग्जांपल के तौर पे कोड लिखिएगा और कोड के अंदर उसको बताइएगा कि किस तरीके से आपने क्लास एंड ऑब्जेक्ट का इंप्लीमेंटेशन किया है। यहां पर एक क्लास बना रहा हूं जिसका नाम है टेस्ट डेमो, ठीक है। इसी फाइल के अंदर मैं दोनों क्लास बनाने वाला हूं समझाने के लिए, बिकॉज यहां पर मैं बिगनर लेवल पे चीजें स्टार्ट कर रहा हूं, तो मैं दो अलग अलग क्लास नहीं बना रहा हूं आपके लिए। मैं एंट्री पॉइंट लेवल के लिए बना रहा हूं क्लास का नाम क्या है, टेस्ट डेमो, या फिर उसका टेस्ट डेमो नाम देना नहीं चाहिए था, उसका नाम देना चाहिए था, मान लो उसका नाम देते हैं हम लोग सिर्फ टेस्ट, ठीक है। हम टेस्ट किसको करेंगे, पर्सन को करेंगे। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, टेस्ट, क्लास का नाम क्या है, टेस्ट, और हमारे पास यहाँ पर रहेगा मेन, ओके। मेन इज द एंट्री पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम। अब हम लोग एक क्लास बना रहे हैं जिसका नाम क्या है, क्लास बना रहे हैं जिसका नाम है पर्सन। क्लास इज अ ब्लूप्रिंट और अ टेम्पलेट। तो जनरल सिंटेक्स ऑफ अ क्लास क्या है, व्हाट इज द जनरल सिंटेक्स ऑफ अ क्लास? द जनरल सिंटेक्स ऑफ अ क्लास इज क्लास कीवर्ड स्पेस क्लास का नाम, ठीक है, क्लास का नाम, ओपन ब्रेस और क्लोजिंग ब्रेस। इसके अंदर उसके पास आएंगे फील्ड्स और उसके अंदर आएंगे उसके मेथड्स। ये हो गया क्लास का जनरल सिंटेक्स, ठीक है। अगर आपको पूछेगा
सॉरी, अगर आपको पूछेगा कि किस तरीके से क्लास का जनरल सिंटेक्स लिखा जाता है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पूछेगा, तो आपको इतना ही लिखना है कि द जनरल सिंटेक्स ऑफ अ क्लास इज दिस मच। ओके, आई होप इट इज क्लियर। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर हम लोग बोल रहे हैं कि क्लास के पास में कुछ वेरिएबल्स है। मान लो कि एक पर्सन है, पर्सन के पास क्या हो सकता है, तो देखो पर्सन के पास हो सकता है उसका नाम, तो बोलेंगे नेम। और क्या हो सकता है, ठीक है, पर्सन के पास होता है उसका एज। ठीक है, हम लोग ने दो ही चीज कंसीडर किया कि नेम और एज है। अब नेम जो है ये एक मेमोरी के अंदर स्टोर होगा, बराबर। तो नेम क्या है, कौन सा टाइप का रहेगा, तो उसका डेटा टाइप क्या रहेगा, स्ट्रिंग रहेगा। बिकॉज आपका नाम 1 2 3 थोड़ी ना हो सकता है, आपका नाम हो सकता है कि चार्ल्स जूनियर, ठीक है, आपका नाम ऐसा होगा। और आपका क्या होगा, इंट एज होगा, बिकॉज एक पर्सन के पास क्या होता है, एज होता है। तो हमने फिलहाल के लिए सिर्फ दो ही वेरिएबल लिए हैं, और भी वेरिएबल हो सकते हैं जैसे कि उसकी वेट हो गया, उसका हाइट हो गया, अलग अलग उसकी हम लोग फील्ड्स को ले सकते हैं। बट यहाँ पर हम लोग सिर्फ दो वेरिएबल्स के साथ में काम कर रहे हैं। मैं स्कैनर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करूंगा बिकॉज हमको वैल्यू यूजर से लेना है। तो हम लोग बोलेंगे स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, स्कैनर क्लास के बारे में मैंने दूसरे वीडियो में बता चुका हूं। ठीक है, मैं यहाँ पर स्कैनर क्लास का इस्तेमाल कर रहा हूं। कुछ लोग बफर रीडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बफर इनपुट स्ट्रीम रीडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर दो मेरे पास क्या हो गए, दो वेरिएबल्स हो गए। अब मैं लिख रहा हूं दो मेथड्स, ठीक है, पब्लिक वॉइड एक्सेप्ट, ठीक है, और मैं लिख रहा हूं एक और मेथड्स का नाम है पब्लिक वॉइड डिस्प्ले। ठीक है, सो इन टोटलिटी हाउ मेनी फील्ड्स डू आई हैव टू फील्ड्स। अगर फील्ड्स बोलो या वेरिएबल्स बोलो तो मेरे पास दो फील्ड है, और मेरे पास कितने मेथड्स है, दो मेथड्स है। ठीक है, मेथड 1 एंड मेथड 2। इज दैट क्लियर टिल हियर? ओके, नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना आस्क द यूजर फॉर द इनपुट। किससे इनपुट मांगूंगा, यूजर से मैं इनपुट मांगने वाला हूं। तो हाउ विल आई से दैट, आई विल से sysout दैट इज system.out.println एंटर नेम एंड एज। तो यूजर क्या देगा हमको, नेम देगा और एज देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, नेम के अंदर नेम वेरिएबल में स्टोर करेंगे हम लोग उसका नाम, तो मैं लिख रहा हूं sc.next, और एज में स्टोर करूंगा मैं उसकी एज, तो मैं बोलूंगा sc.next int। नेक्स्ट इंट इसलिए लिखा हूं बिकॉज जो भी वैल्यू हम लोग कंसोल से लेते हैं वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में आता है, उसको हम लोग को इंटीजर में कन्वर्ट करना जरूरी है। यहां तक कंप्लीट होने के बाद में विल गो टू द मेथड व्हिच इज डिस्प्ले, और मैं यहां पर प्रिंट कर रहा हूं। ठीक है, नेम इज जो भी बंदे का नाम है दैट इज नेम। मैं एक लाइन में ही प्रिंट कर सकता हूं एज इज एंड एज इज, बट मैं बेसिकली जो बिगनर लेवल के लोग हैं उनके लिए मैं आसान कर रहा हूं, और मैं लिख रहा हूं एज इज प्लस एज। ठीक है, तो ये कॉन्कैटिनेशन हो रहा है ऑफ द स्ट्रिंग। तो यहां पर मेरी क्लास रेडी हो गई है। कोई डिफिकल्टी यहां तक का तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, वी विल गेट बैक टू यू एंड वी विल श्योरली हेल्प यू। आपके लिए कोडिंग आसान बनाना ये हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो यहां पर हमने ये जो जिम्मेदारी ली है उसको पूरी करने के लिए हम लोग 100% एफर्ट्स डाल रहे हैं। नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज मैं थोड़ा सा कोड को मिनिमाइज, ये क्या बोलते हैं, थोड़ा सा उसका वो कम करता हूं। नाउ इफ यू सी द होल थिंग ऑन योर स्क्रीन, ठीक है, तो मेरे पास यहां पर क्या है, मेरा ब्लूप्रिंट है, मेरी क्लास है। देखो यहां से लेके देखो यहां पर उसका ओपनिंग ब्रेसेस और यहां पर उसका क्लोजिंग ब्रेसेस, ये मेरी क्लास का हो गया। इसी तरीके से मेरे मेथड्स के ओपनिंग ब्रेसेस, उसका ब्लॉक और उसका क्लोजिंग ब्लॉक। सिमिलरली मेरे पास कितने मेथड्स है, दो मेथड्स है। सो आई हैव टू वेरिएबल्स एंड टू मेथड्स इनसाइड माय क्लास हुज नेम इज पर्सन। ओके, इज दैट क्लियर? नाउ सिर्फ क्लास बनाए कुछ होने नहीं वाला है, क्लास से क्या बनाना पड़ेगा, उसके ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सो लेट्स से पर्सन obj1 is equal to obj1 is equal to new person, and similarly हम लोग कह रहे हैं person obj2 is equal to new person। तो यहां पर हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट बन गए, दो ऑब्जेक्ट बन गए। ठीक है, ऑफ टाइप पर्सन। ठीक है, तो लोग बोलेंगे ऑफ क्लास पर्सन, क्लास बोलो टाइप बोलो, अगर मैं होता तो इंटरचेंजेबली वर्ड का इस्तेमाल करता। ठीक है, सो यहां पर हम लोग करेंगे obj1 डॉट एक्सेप्ट मेथड कॉल करेंगे, इसी तरीके से obj1 डॉट डिस्प्ले मेथड कॉल करेंगे। लेकिन डिस्प्ले से पहले दोनों को obj1 एंड obj2 का हम लोग क्या कर लेते हैं, वैल्यूज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। एंड इस तरीके से हम लोग कहेंगे obj1 डॉट डिस्प्ले, ठीक है, एंड obj2 डॉट डिस्प्ले। ठीक है, तो मैंने कितने ऑब्जेक्ट्स बनाया, दो ऑब्जेक्ट बनाया। अब यहां पर थोड़ा सा समझते हैं और थोड़ा सा डिटेलिंग में जाते हैं। और मैंने क्या किया है एग्जैक्टली, मैंने यहां पर किया है कि मैंने यहां पर एक क्या बनाया है, मैंने यहां पर एक क्लास बनाया है। ठीक है, जिसका नाम क्या है, पर्सन। ओके, और मैंने क्या किया, इस क्लास को इंस्टेंशिएट किया है। ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ इंस्टेंशिएशन। तो इससे बना क्या, इससे बने दो ऑब्जेक्ट। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप पर्सन obj1 एंड obj2। ये हमारे क्या हो गए, दो ऑब्जेक्ट हो गए, obj1 एंड obj2। अब यहां पर इन ऑब्जेक्ट्स के पास में अपने खुद की मेमोरी है। ठीक है, तो यहां पर इसके पास अपने खुद के दो वेरिएबल है, जिसका नाम है नेम और एज। ठीक है, और यहां पर इनके खुद के दो मेथड्स है, जिसका नाम क्या है, एक्सेप्ट एंड डिस्प्ले। ओके, तो यहां पर क्या बना, दो कॉपी बनी, दो कॉपी ऑफ टाइप, दो कॉपी। तो आप ऑब्जेक्ट बोलो, ठीक है, आप ऑब्जेक्ट बोलो या कॉपी बोलो
या इंस्टेंस बोलो, यू कैन यूज दिस वर्ड इंटरचेंजेबली। अगर आपके पास एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट है तो यू कैन से ऑब्जेक्ट्स, कॉपीज और इंस्टेंसेस। ठीक है, हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट, कॉपी या इंस्टेंसेस, ये वर्ड आप इंटरचेंजेबली इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा एंड वी विल श्योरली गो अहेड एंड हेल्प यू आउट विद दिस। तो यहां पर आपको समझ में आ गया कि मैंने क्या किया, क्लास बनाया, क्लास के मैंने कितने ऑब्जेक्ट बनाया, यहां पर 2 ऑब्जेक्ट बनाया। अब कोड को रन करते हैं। सो डायरेक्टली मेरे पास यहां पर अगर चाहिए तो मैं कंपाइल करके दिखाता हूं आपको। तो आई से जावा सी स्पेस, फाइल का नाम क्या है मेरा, test.java, एंटर, कंपाइल होकर मेरा बाइट कोड बन गया, जावा स्पेस टेस्ट, एंटर। तो देखो मांगा एंटर नेम एंड एज, तो नेम let's just say Sarah, I'll use my daughter's name Sarah and age is 9, whereas दूसरी डॉटर का नाम है मरियम and the age is 7. So you see this, यहाँ पर अगर आप आउटपुट को ध्यान देखो तो जब मैंने एक्सेप्ट किया तो मैंने वैल्यूज को एक्सेप्ट करने का जब डिस्प्ले हुआ तो देखो यहाँ पर जब डिस्प्ले हुआ तो यहाँ पर फर्स्ट डॉटर का नाम और यहाँ पर सेकंड डॉटर का नाम डिस्प्ले हुआ। ठीक है, इस तरीके से देयर आर 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ टाइप पर्सन। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा डिबगर भी लगाते हैं और थोड़ा डिबगिंग करके भी देखते हैं ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप मालूम पड़े कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। So when I debug my code, what will happen is when I click on debug, यहाँ देखो मुझे इन मेमोरी क्या हो रहा है पूरा के पूरा पता चलेगा। देखो आपको पूरा के पूरा मालूम पड़ने वाला है क्या एग्जैक्टली होने वाला है। तो देखो मेन इज द एंट्री पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम। तो सबसे पहले क्या हो गया, मेरा कोड मेन में आ गया और मेन के अंदर लाइन नंबर 22 पे आके रुका हुआ है कि भाई अभी क्या करना है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ भाई क्या करो, एक ऑब्जेक्ट बनाओ। देखो लाइन नंबर 23 पे एक और ऑब्जेक्ट बनाओ। तो इफ यू सी दिस हियर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ अगर आप ध्यान दो, ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट बने हैं। बोथ आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ टाइप पर्सन, मेमोरी में बने हुए हैं। कहां बने हुए, हमारे हाथ में नहीं है, दिख रहा है। और इनिशियली एज क्या है 0 और नेम क्या है नल। तो बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, वो डिफॉल्ट वैल्यूज देगा आपके वेरिएबल्स को। अब यहां पर मैं कह रहा हूं कि गो टू द obj1.accept। तो क्या होने वाला है, obj1 का जो एक्सेप्ट मेथड है वो कॉल हुआ है और मेरे कंसोल पे लिखा हुआ है एंटर नेम एंड एज। देखो एंटर नेम एंड एज लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर मेरे, ठीक है, देखो यहाँ पर मेरे कंसोल में आ गया एंटर नेम एंड एज। अब यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैं 2 वैल्यूज देने वाला हूँ। तो मैं दे रहा हूँ वैल्यू सारा, ठीक है, मैं यहाँ पर आगे बढ़ूंगा तो मैं लिख रहा हूँ सारा, एंटर, एंड देन तो नेक्स्ट लाइन पे एज मांग रहा है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ एज 9, एंटर। तो देखो यहाँ से मेरा कोड क्या हो गया, एक्सेप्ट मेथड से खत्म हो गया। अब वो कॉल बैक फिर से क्या हो गया, मेन में गया। अब वो क्या करने वाला है, डिस्प्ले को कॉल करने, सॉरी डिस्प्ले को कॉल नहीं करने वाला, वो obj2 के एक्सेप्ट को कॉल करने वाला है। सो फिर से देखो obj2 का एक्सेप्ट कॉल होगा। यहाँ पर वो क्या करेगा, नेम एंड एज फिर से मांगेगा। मैं कहूँगा नेम, तो यहाँ पर नेम में दूंगा मरियम, एंटर। और फिर से देखो यहाँ पर एज मांग रहा है, मैं एज दे रहा हूँ 7, एंटर। सो इफ यू लुक एट दिस क्लोजली, ठीक है, दिख रहा है obj1.display जब कॉल होगा तो देखो डिस्प्ले के अंदर हमारे पास ऑलरेडी दिख रहा है हमारा obj1 और obj2। डिस्प्ले जब कॉल होने वाला है तो obj1 को वो कॉल करेगा, उसमें एज की वैल्यू 9 है और नेम की वैल्यू क्या है, सारा है। सो व्हेन यू कॉल द डिस्प्ले मेथड, वो डिस्प्ले के पास जाएगा और क्या करेगा, यहाँ पर हमको वैल्यू डिस्प्ले करके देगा। दिख रहा है नेम इज सारा एंड एज इज 9। अब वो obj2 का डिस्प्ले कॉल करेगा। ठीक है, जब obj2 का डिस्प्ले कॉल करेगा तो देखो क्या देगा मुझे वैल्यू, नेम एंड एज। तो इसी तरीके से जो ऑब्जेक्ट कॉल होगा उसके ही वेरिएबल्स कॉल होने वाले हैं, उसके ही इन मेमोरी एक्शन होने वाला है। विद दिस आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट इज क्लियर। कोड को जरूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपने यहाँ तक कंप्लीट किया है कि नहीं किया है। बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप सिर्फ वीडियो देखोगे और कोड नहीं करोगे तो क्या हासिल होने वाला है, कुछ भी हासिल नहीं होगा। ठीक है, तो आगे बढ़िए, कोड करिए और फिर से इसको यहाँ तक पॉज करके फिर बाद में कंस्ट्रक्टर वाले पार्ट पे हम जाते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द कंस्ट्रक्टर टॉपिक। ठीक है, ध्यान देना, अब कंस्ट्रक्टर पे पूछेगा, इंटरव्यू में पूछेगा व्हाट इज अ कंस्ट्रक्टर, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर एंड व्हाट इज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ये 3 होने के बाद में आपको टेस्ट करेगा एक्सप्लेन दिस कीवर्ड। ये 4 क्वेश्चंस है ऐसे जो कंस्ट्रक्टर पे आते हैं। तो जब इनिशियली इंटरव्यू जब शुरू होता है तो आपको पूछता है व्हाट इज क्लास एंड ऑब्जेक्ट, आपने उसका आंसर दिया, संतुष्टि से उसने आंसर सुन लिया। उसके बाद पूछेगा व्हाट इज अ कंस्ट्रक्टर, आपने उसका आंसर दिया। पूछेगा व्हाट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, आपने उसका आंसर दिया। फिर पूछेगा एक्सप्लेन दिस कीवर्ड विद सुटेबल एग्जांपल। तो इंटरव्यू के बिगिनिंग प्रोसेस के अंदर ही ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इनको स्किप ना कीजिए। अब हम पढ़ने वाले द टॉपिक ऑफ कंस्ट्रक्टर। ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे मैंने कहा। तो कंस्ट्रक्टर क्या है, ठीक है, कंस्ट्रक्टर के लिए 4-5 पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल फंक्शन, ये पॉइंट नंबर 1 रहेगा आपका। क्या रहेगा, कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल फंक्शन। पॉइंट नंबर 2, इट हैज सेम नेम एज द क्लास नेम। ये बात याद रखना कि उसका नाम और क्लास का नाम सेम रहेगा। स्पेशल फंक्शन है और उसका क्लास का नाम और फंक्शन का नाम सेम रहेगा। उसका एक्सेस स्पेसिफायर हमेशा पब्लिक रहेगा। द एक्सेस स्पेसिफायर ऑफ द कंस्ट्रक्टर इज ऑलवेज पब्लिक। पॉइंट नंबर 4, ठीक है, इट हैज नो रिटर्न टाइप। पॉइंट नंबर 4 क्या है, कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप नहीं होता है।
पॉइंट नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट, कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक्ड एज सून एज द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। इन्वोक की जगह पे आप एक वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो, कॉल्ड। सो कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड एज सून एज द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। पॉइंट नंबर 6, इफ यू डोंट राइट द कंस्ट्रक्टर, अगर हमने कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा है तो कंपाइलर क्या करेगा, खुद से हमारे लिए एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना के दे देगा। इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है व्हाट इज द कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल फंक्शन सर, और उसका नाम जो होता है ना सर, क्लास का नाम सेम होता है, ठीक है। करता क्या है, होता क्या है, बनाते क्यों है, इसके बारे में कोई बात नहीं करता है, इसलिए आपका इंटरव्यू वहीं पे फेल हो जाता है, ठीक है। सो आई होप यहां पर आपको आंसर मिल गया कि व्हाट इज अ कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर के टाइप्स, कंस्ट्रक्टर के दो टाइप होते हैं जावा के अंदर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। हम लोग कोड के थ्रू समझेंगे कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या होता है और किस तरीके से काम करता है। फिर टॉपिक है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। डोंट फॉरगेट दिस टॉपिक, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो एंड इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो। सो इफ यू हैव टू और मोर कंस्ट्रक्टर्स इन द सेम क्लास, ये दो उसके पॉइंटर्स है, टू और मोर कंस्ट्रक्टर इन द सेम क्लास विद डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स, नंबर ऑफ पैरामीटर्स क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, देन इट इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ठीक है। लेकिन अगर आपके पैरामीटर्स सेम है, इफ द नंबर ऑफ पैरामीटर्स इज द सेम, देन द सिग्नेचर शुड बी डिफरेंट। क्या होना चाहिए, उसकी सिग्नेचर अलग अलग होना चाहिए, जो मैं आपको कोड के एग्जांपल के थ्रू अभी के अभी बताने जा रहा हूं। सो फोकस करते हैं कोड के ऊपर, फटाफट आगे बढ़ते हैं और हमारी जो क्लास थी उसके अंदर हम लोग जाते हैं। अब मैं सब डिबगिंग पॉइंट्स को निकाल देता हूं, ठीक है। यहां पर सब डिबगिंग पॉइंट्स को हमने निकाल दिया है और यहां पर जा रहे हैं फटाफट कंस्ट्रक्टर लिखने के लिए। अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड का इस्तेमाल कर रहे हो और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपको बनाना है तो कुछ भी नहीं, CTOR लिखो, एंटर प्रेस कर दो, आपके लिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप उनमें से जिनको टाइप करना पसंद है, टाइम पास करना पसंद है, तो आप लिखो पब्लिक, कंस्ट्रक्टर का नाम क्या है, पर्सन, ठीक है, पब्लिक पर्सन एंड ओपन एंड क्लोजिंग ब्रेस, और यहां लिख रहा हूं सिस आउट, ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड ऑफ टाइप पर्सन, ठीक है। यहां पर मैंने लिखा, तो यहां पर मैंने कौन सा कंस्ट्रक्टर बनाया, ये जो कंस्ट्रक्टर है इसको हम लोग कहते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ये हमारा है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। सो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, देखो कंस्ट्रक्टर क्या, पहले डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो पॉइंट नंबर 1, कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल फंक्शन, पॉइंट नंबर 1, इट हैज सेम नेम एज द क्लास नेम, देखो, ठीक है। एक्सेस स्पेसिफाइज ऑलवेज पब्लिक, यहां पर रिटर्न टाइप लिखते हैं तो रिटर्न टाइप, यहां पर रिटर्न टाइप नहीं है, 4 पॉइंट हो गए। अब कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक्ड, ये इतना मेथड जो है हमारा जो कंस्ट्रक्टर का है ये कॉल होगा एज सून एज द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। तो यहां पर इतना पॉइंट बताना जरूरी है। अब जैसे ही मैंने यहां पर ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, कितने ऑब्जेक्ट बनाया, 2 ऑब्जेक्ट बनाया मेन में जाके ऑफ टाइप पर्सन, तो जैसे ही ये कॉल हो गए, ये दोनों लाइन कॉल हो गए, तो क्या होगा, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली इन्वोक होगा और हमारे को प्रिंट करके देगा ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। देखो यहां पर मैं आपको समझाता हूं कि जैसे ही मैंने कॉल किया, देखो मैं कोड को रन करता हूं, कंपाइल करके पहले रन कर देता हूं, कंपाइल एंड देन रन जावा स्पेस टेस्ट। देखो फटाक से मुझे 2 बार लिख के आया कि ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड ऑफ टाइप पर्सन, ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड ऑफ टाइप पर्सन। 2 बार क्यों लिखा है, बिकॉज मैंने 2 ऑब्जेक्ट बनाया यहां पर, इसलिए 2 बार लिखा हुआ आया। अगर एक ऑब्जेक्ट बना था तो एक ही बार लिखा हुआ था। आई होप कि यहां तक क्लियर है आपको। सो कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक्ड एज सून एज द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, ये बात का ध्यान देना है। सो रिपीट करने के लिए अगर आप चाहिए तो बैक जाइए और आंसर को फिर से देखिए और पढ़िए। अब यहां पर मेरे पास एक ही कंस्ट्रक्टर है, इफ आई वांट आई कैन क्रिएट अनदर कंस्ट्रक्टर। लेट्स से मैं कह रहा हूं पब्लिक पर्सन, ठीक है, और यहां पर मैंने एक और कंस्ट्रक्टर बनाया। अब देखो 2 कंस्ट्रक्टर मेरे पास है, दोनों के पैरामीटर्स कितने, नो पैरामीटर्स है, नो पैरामीटर्स। तो यहां पर मुझे एरर दे रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर पैरामीटर्स डालना पड़ेगा। पैरामीटर्स मतलब क्या, वेरिएबल्स जो फंक्शन के अंदर फंक्शन का हिस्सा है लेकिन पैरामीटर में डिक्लेयर किए गए हैं। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं स्ट्रिंग n कॉमा इंट a और यहां पर मैं लिखूंगा नेम इज इक्वल टू n और एज इक्वल टू a। नाउ व्हाट विल हैपन इन दिस केसेस, हमारे पास अभी 2 कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। एक जो है पहले वाला वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है और दूसरा वाला जो है वो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं कि मेरा ये जो कंस्ट्रक्टर है ये कौन से टाइप का है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब अगर आपने जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, आपने अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और यहां पर अगर आपने कोई आर्ग्यूमेंट्स पास नहीं किए हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के टाइम पे, तो यहां पर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। लेकिन अगर आपके पास कंस्ट्रक्टर है विद 2 पैरामीटर्स, तो आपको यहां पर कितने आर्ग्यूमेंट्स पास करना पड़ेंगे, 2 आर्ग्यूमेंट्स पास करना पड़ेंगे। पहला वाला आर्ग्यूमेंट जो रहेगा वो टाइप स्ट्रिंग का रहेगा और दूसरा वाला आर्ग्यूमेंट रहेगा ऑफ टाइप इंटीजर का रहेगा, तब जाके आपका पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो लेट्स गो अहेड एंड सी दैट। हम लोग यहां पर करते हैं, पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जहां पर हमने आर्ग्यूमेंट्स पास नहीं किया, और दूसरे वाले हम लोग कहते हैं कि एमन और वैल्यू इज 33। तो यहां पर देखो क्या हो रहा है
कंस्ट्रक्टर कॉल होने के टाइम पे सीधा के सीधा वो यहाँ जाएगा। तो देखो मैं यहाँ पर दो जगह पे डिबगिंग पॉइंट्स लगाता हूँ ताकि आपको मालूम पड़े क्या हो रहा है एग्जैक्टली, ठीक है। यहाँ पर डिबगिंग पॉइंट्स लगा दिया, अब मैं डिबग पर क्लिक कर रहा हूँ। सी जैसे ही मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होने वाला है, देखो सबसे पहले मेरा कोड कहाँ पर आया, मेन में आया। यहाँ पर लेफ्ट साइड पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे ही मेन में आया मैंने किया नेक्स्ट स्टेप, देखो ऑटोमेटिकली कौन से कंस्ट्रक्टर में गया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में गया और मुझे प्रिंट करके देगा ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड ऑफ टाइप पर्सन। पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, अब जाएगा नीचे की तरफ है, फिर से मेन में सेकंड लाइन पे जाएगा। अब देखो ऑब्जेक्ट क्रिएट होने वाला है सेकंड वाला, लेकिन इस बार वो फर्स्ट कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं किया। कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल किया, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल किया, बिकॉज मैंने दो आर्ग्यूमेंट्स पास किए हैं। और क्या करने वाला है, जो मैंने वैल्यू सेट किया था n और a, तो देखो n में क्या आया, m1 आया, a में क्या आया, 33 आया। तो अब ये जाके मेरे जो क्लास की वेरिएबल्स है, जो मेरे इंस्टेंस वेरिएबल्स है, उनको वैल्यू दिया। नेम में क्या वैल्यू डाला उसने, n की वैल्यू डाला, और एज में क्या डाला उसने वैल्यू, a की वैल्यू डाला। देखो यहाँ पर सी दिस दिख रहा है। तो कंस्ट्रक्टर जो हमारा होता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, वो जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो हमारे इंस्टेंस वेरिएबल्स को अगर वैल्यू देना रहेगा तो इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको स्किप ना करो। अगर मिस हो गया तो रिवाइंड करो और फिर से देखो। सो नाउ व्हाट इज हैपेंड, टू ऑब्जेक्ट्स हैव बीन क्रिएटेड, वन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप पर्सन विदाउट पैरामीटर्स एंड सेकंड ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप पर्सन विद पैरामीटर्स, ठीक है। तो जब मैंने यहाँ पर पैरामीटर्स पास, जब आर्ग्यूमेंट्स पास नहीं किया है तो बट ऑब्वियस है कि यहाँ पर जब मैं एक्सेप्ट डिस्प्ले करूंगा तो देखो यहाँ पर मैंने इसको कोड को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा ये फर्स्ट वाला ये जो ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया obj1.accept और मैं obj1.display करूंगा, तो यहाँ पर मैं वैल्यू को एक्सेप्ट भी करूंगा और डिस्प्ले भी करूंगा। लेकिन सेकंड टाइम जब मैं कॉल करने वाला हूं तो मुझे वैल्यू को एक्सेप्ट करने की जरूरत है ही नहीं, बिकॉज जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट बनाया वैसे मैंने उसको दो वैल्यू पास किया एज एन आर्ग्यूमेंट, जो जाके बैठ गए अंदर n में और a में। आई होप इतना समझ में आपको आया, ठीक है। तो भी यहाँ पर डिबगिंग पॉइंट्स को हटाते, डिबग नहीं करते, डायरेक्टली कोड को रन करते हैं। तो देखो जब मैंने कोड को रन किया तो डायरेक्टली पहला ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड ऑफ टाइप पर्सन। कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, नेम इज लेट्स से सारा एंड एज इज 9। और देखो दूसरे के टाइम पे तो उसने मुझे पूछा ही नहीं कि नेम क्या है, एज क्या, डायरेक्टली उसने मुझे प्रिंट करके दिया नेम इज एमन एंड एज इज 33, बिकॉज सेकंड टाइम पे कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, पहले वाला का दूसरे वाला, दूसरे वाला जो था हमारा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो अब इस कोड ब्लॉक पे ध्यान देते हैं। हमारे पास कितने कंस्ट्रक्टर है, दो कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। इस ब्लॉक पे ध्यान दो, यहां से लेके यहां तक का। सो एक हमारा एक कंस्ट्रक्टर, यहां पर हमारा दूसरा कंस्ट्रक्टर। सो इफ यू हैव टू और मोर कंस्ट्रक्टर इन द सेम क्लास with different number of parameters, then it is called as constructor overloading. I hope this answers your question, ठीक है। So what is a constructor and what is constructor overloading? और हमने भी कर लिया कि कौन से टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर हमारे पास है। क्या हमको हर टाइप इंक्लूड करना जरूरी है, नहीं। क्या आपको एक ही टाइप इंक्लूड करना जरूरी है, जरूरी नहीं है। अगर आपने कंस्ट्रक्टर बनाया ही नहीं है तो क्या करेगा, कंपाइलर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपके कोड में ऐड कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये लॉजिक्स को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यूज में, वाइवास के अंदर, हैकेथॉन प्रिपरेशन में ये सब चीजें आपको जानना बड़ी जरूरी है, ठीक है। अब आते हैं लास्ट कॉन्सेप्ट पे इस वीडियो के, जो है दिस कीवर्ड का इस्तेमाल करना। अब मान लो कि मेरे जो पैरामीटर्स है जो मैंने यहाँ पर क्रिएट किया, ठीक है। अब मैं आपको एक टिप दिखाता हूँ, ठीक है। इफ यू वांट टू क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर यूजिंग विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करो, यहाँ पर आप राइट क्लिक करो, जाओ डायरेक्टली सोर्स एक्शन के अंदर, आप कहो कि आपको जनरेट करना है कंस्ट्रक्टर विथ हाउ मेनी पैरामीटर्स, 2 पैरामीटर्स, एंड आप ओके पे क्लिक करो। देखो डायरेक्टली मेरे लिए क्या किया उसने, मेरे लिए कंस्ट्रक्टर बना दिया विथ हाउ मेनी पैरामीटर्स, 2 पैरामीटर्स। देखा, तो अच्छा कोडर जो होता है ना, वो कोड कम लिखता है और टूल्स का इस्तेमाल करता है, अच्छे आईडी का इस्तेमाल करता है। और जो गधा कोडर होता है ना, वो नोटपैड पे कोड करता है, सीएमडी में जाता है और क्या करता है, उसको कंपाइलर रन करता है, फिर उसको टाइपो एरर्स दिखेंगे, मालूम पड़ेगा भाई ये मिस्टेक यहाँ हुई, तो वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। बिकम अ 10x इंजीनियर नाउ, कम ऑन गाइस, इट्स हाई टाइम दैट वी टारगेट कंपनीज लाइक गूगल, अमेजॉन, फेसबुक एंड मेनी मोर आर देयर अवेलेबल फॉर अस, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास अभी ध्यान दो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास कंस्ट्रक्टर है, ये हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, इसके पास 2 पैरामीटर्स है, नेम भी है और एज भी है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, नेम की वैल्यू नेम में जा रही है और एज की वैल्यू एज में जा रही है। अब हमको कैसे मालूम पड़ेगा कंपाइलर को कि भाई कौन सा नेम और कौन सा एज, तो जब वो दिस कीवर्ड का इस्तेमाल कर रहा है तो ये पॉइंटर की तरह काम कर रहा है। वो कह रहा है इस ऑब्जेक्ट का, समझाने के लिए समझाता हूं कि मान लो कि आपके पास 2 ऑब्जेक्ट है, obj1 एंड obj2, ठीक है। तो जब भी आपके पास में यहां पर वेरिएबल है नेम और एज, तो जब भी आपने कहा दिस, तो क्या कर रहा है, वो इस वेरिएबल की बात कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट के वेरिएबल की बात कर रहा है जो हमारे क्लास के अंदर, हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर है, ठीक है, हमारे ऑब्जेक्ट का वेरिएबल। तो यहां पर दिस कीवर्ड का इंपॉर्टेंस रोल क्या है कि वो पॉइंट कर रहा है कि इस ऑब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो पहले सिनेरियो के अंदर तो हमने
ये वाला कंस्ट्रक्टर इस्तेमाल किया था, दूसरे सिनेरियो में हमने ये वाला इस्तेमाल किया था। अब यहाँ पर क्या है, जब नेम सेम हो, पैरामीटर्स के वेरिएबल के नाम सेम हो, तो हम लोग दिस कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं ताकि बोले कि भाई इस इंस्टेंस की जो है उसकी बात करें, उसके अंदर नेम जो वेरिएबल है उसको नेम की वैल्यू दे दो, और इस इंस्टेंस के अंदर जो एज है उसके अंदर एज की वैल्यू दे दो। तो दिस कीवर्ड वर्क्स लाइक अ पॉइंटर। अब नथिंग एज अ पॉइंटर इज अ टॉपिक इन जावा, बट यहाँ पर वो इंटरनली मैनेज कर रहा है किस तरीके से, बाय यूजिंग विच कीवर्ड, दिस कीवर्ड। तो इसी तरीके से मेरे वीडियोस को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पर कोड जरूर कीजिएगा, ठीक है। बिना कोडिंग के से वीडियो देख रहे हो तो ना आप तरक्की कर पाओगे, ना मुझे संतुष्टि मिलेगी कि आप आगे बढ़ो जिंदगी के अंदर। अच्छे कोडर बनिए, मेरे पूरे ट्यूटोरियल सीरीज को फॉलो कीजिए, मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आप अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं।